दोस्तों आज टेक कंपनीज की लिस्ट में एप्पल एक ऐसा नाम है जिससे शायद दुनिया का हर शख्स वाकिफ है। इस कंपनी ने समय के साथ टेक मार्केट में अपनी ऐसी डोमिनेंस क्रिएट की है जिसके सामने दूसरी बड़ी कंपनीज दूर दूर तक नजर नहीं आती। एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कर और कॉलेज ड्रॉप आउट यंगस्टर द्वारा शुरू की गई एप्पल एक समय पे इंडिया जैसे देश की जीडीपी से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने में कामयाब होगी, शायद ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये मुमकिन हुआ और इसे मुमकिन बनाया एप्पल की इनोवेटिव और विजनरी लीडरशिप ने। दोस्तों हमारे लिए ये एज्यूम करना कि एप्पल अपनी ग्रोथ के दौरान किसी क्राइसिस या सेटबैक से नहीं गुजरा, ये एक भूल होगी। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी कामयाबी के पीछे अनेक असफलताएं और मुसीबतें छुपी हुई हैं और एप्पल भी इसी दौर से गुजरा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एप्पल की इसी जर्नी पे ले जाएंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम आज एप्पल की ग्रोथ के पीछे छुपे उस स्ट्रैटेजी और विजन को समझने का प्रयास करेंगे जिसने एप्पल को आज ये ऊंचाइयां दी हैं। इसके अलावा एप्पल द्वारा फेस्ड चैलेंजेस और इंडिया में एप्पल के एक्सपेंशन पे भी चर्चा होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एप्पल की शुरुआत लॉस एल्टोस कैलिफोर्निया में रहने वाले 42 ईयर ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक वर्कर रोनाल्ड वेन और मिड 20s कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियक ने 1976 में की थी। उनका विजन था ऐसे कंप्यूटर बनाना जो पोर्टेबल और इजी टू यूज हो और जिसे आम लोग घर और ऑफिस दोनों में यूज कर पाएं। इस एम को परस्यू करते हुए एप्पल ने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट एप्पल वन लॉन्च किया, जो केवल एक सर्किट बोर्ड था। उसके बाद 1977 में फिर एप्पल सेकंड लॉन्च किया गया, जो कि एक बिल्ट इन केस, कीबोर्ड और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के साथ आने वाला कंपनी का पहला पीसी था। फिर जनवरी 24, 1984 को एप्पल ने अपना रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट मैकिंटॉश लॉन्च किया। यह एप्पल का सबसे सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था। दोस्तों एप्पल की इस ग्रोथ के बीच कंपनी में चल रहे कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण 1985 में स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया और फिर बाद में उनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की गई जिसका नाम था नेक्स्ट। इस कंपनी का पर्पस था एजुकेशनल और बिजनेस यूज के लिए हाई एंड वर्क स्टेशंस बनाना, लेकिन प्रोडक्ट्स के एक्सपेंसिव होने के कारण इस कंपनी को उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। दोस्तों स्टीव के जाने के बाद एप्पल का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और विंडोज पीसीज की डोमिनेंस मार्केट में बढ़ने लगी। लैक ऑफ प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइनेंशियल डिक्लाइन के कारण एप्पल के सीईओ जिल एमिलियो ने 1997 में स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को खरीदा और इसी के साथ एप्पल में वापसी हुई स्टीव जॉब्स की और उन्हें सीईओ बनाया गया। स्टीव ने पहले तो काफी सारे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया और फिर iMac G3, iBook और सिनेमा डिस्प्ले जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर एप्पल को मार्केट में फिर से स्ट्रांग बनाया। उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ फोकस करते हुए स्टीव ने 2001 में iTunes और iPod लॉन्च किया, जिसने पूरे MP3 मार्केट को ही कैप्चर कर लिया। iPod उस वक्त का इकलौता iTunes के साथ आने वाला सबसे ज्यादा पोर्टेबल और फैंसी MP3 प्लेयर था। उसके बाद 2006 में अपने लैपटॉप सेगमेंट्स की तरफ फोकस बढ़ाते हुए एप्पल ने मैकबुक प्रो या फिर ओरिजिनल मैकबुक लॉन्च किया और यहीं से एप्पल मैकबुक सेगमेंट्स की शुरुआत हुई। 2007 में एप्पल ने इंटरनेट, कॉलिंग और म्यूजिक जैसी फैसिलिटीज को एक ही डिवाइस में लाकर पूरी दुनिया को हैरान करते हुए आईफोन लॉन्च किया। अपने इस प्रोडक्ट से एप्पल को इतनी ज़्यादा फेम मिली कि लॉन्च के पहले ही साल में एप्पल ने 1.28 मिलियन आईफोन सेल किए। इसके बाद एप्पल को बाकी स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज जैसे मोटोरोला, IMB और नोकिया द्वारा चैलेंज करना कठिन हो गया। जहां लोग अभी आईफोन को डाइजेस्ट ही कर रहे थे, वहीं 2010 में एप्पल ने लैपटॉप और स्मार्टफोन के गैप को फिल करते हुए iPad लॉन्च किया और iPad को और भी ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए एप्पल ने इसमें iTunes और iBook जैसे फीचर्स ऐड कर दिए। दोस्तों ये वो समय था जब लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट इन तीनों ही सेगमेंट में एप्पल अपनी डोमिनेंस बना चुका था। स्टीव जॉब्स का फोकस अब एप्पल इकोसिस्टम पे था। 2011 में स्टीव्स ने iCloud लॉन्च किया। iCloud एक ऑनलाइन डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जहां एप्पल यूजर्स अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसी साल कैंसर के चलते अफसोसजनक डेथ हो गई और एप्पल की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए टिम कुक को एप्पल का अगला सीईओ बनाया गया। उन्होंने आईफोन, आईपैड और मैकबुक के सेगमेंट्स में नई इनोवेशंस के अलावा एप्पल इकोसिस्टम को और एक्सपेंड करते हुए टीवी प्लस, आर्केड प्लस,
एप्पल पे और एयरपोर्ट और एप्पल वॉच जैसे वेरिएबल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। दोस्तों पहले स्टीव जॉब्स और फिर टिम कुक द्वारा कंपनी की ग्रोथ में लगाए गए एफर्ट्स के कारण 2018 में मैकबुक एयर, आईपैड, आईपैड प्रो और आईफोन एक्स के रिलीज के साथ एप्पल ने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया था। आज 2022 में अपने सक्सेसफुल प्रोडक्ट लाइंस के कारण एप्पल 2.9 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली सबसे बड़ी टेक कंपनी बन चुकी है, जो जल्द ही $3 ट्रिलियन के टारगेट को अचीव करती हुई दिखेगी। आइए एप्पल के इस फाइनेंशियल ग्रोथ को अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों थिंक डिफरेंट टैगलाइन के साथ एप्पल का सोल पर्पस टेक्नोलॉजी को सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी और डिजाइन से कंबाइन करते हुए ऐसे इनोवेशंस लाना रहा है जो टेक इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनराइज कर दें। आईपॉड, आईपैड और एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनीज के लिए ये जरूरी है कि वो इनोवेशंस के साथ रेवेन्यू ड्राइविंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ला सकें जो उनकी मार्केट कैप बढ़ाने में हेल्पफुल हो। एप्पल के 5 सेगमेंट हैं जिनमें उनका रेवेन्यू बटा है: आईफोन्स, वेरिएबल्स, सर्विसेज, मैक प्रोडक्ट्स एंड आईपैड। और इनमें से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेगमेंट है आईफोन। दोस्तों यदि हम एप्पल के फाइनेंशियल ईयर 2020 को देखें तो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेगमेंट था आईफोन विथ $137.8 बिलियन रेवेन्यू। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में $53.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ एप्पल सर्विसेज से। थर्ड कैटेगरी में थे एप्पल वेरिएबल विथ $30.6 बिलियन रेवेन्यू। और फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी में रहे मैक प्रोडक्ट्स विथ $28 बिलियन एंड आईपैड विथ $23.7 बिलियन। अगर आपको ये फिगर्स कंफ्यूज कर रहे हैं तो एक रफ कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि जितना रेवेन्यू एप्पल ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में कमाया उतने की फिलहाल के लिए रिलायंस की मार्केट कैप भी नहीं है। दोस्तों एप्पल बहुत अच्छे से जानता है कि उन्हें मार्केट में कैसे ग्रो करना है और ये सब शुरू हुआ 1998 में आए iMac से। iMac के लॉन्च के 4 ही महीनों में एप्पल का स्टॉक प्राइस $26.69 से $43 तक पहुंच गया था और इसी के साथ टेक इंडस्ट्री में एप्पल की डोमिनेंस भी बननी शुरू हुई। फिर 2001 में आया आईपॉड जिसकी इनिशियल प्राइस $399 थी और फिर 2003 में iTunes लाकर एप्पल ने आईपॉड को विंडो यूजर्स के लिए भी वायबल ऑप्शन बना दिया। 2004 के एंड तक एप्पल अपनी इसी स्ट्रेटजी से 10 मिलियन आईपॉड सेल कर चुका था। एप्पल की मार्केट कैप जहां 2001 में $7.71 बिलियन थी, वहीं 2004 में $26.05 बिलियन पहुंच चुकी थी। फिर 2007 में आईफोन लॉन्च करने के पहले ही 2 दिन में कंपनी ने आईफोन के 2,70,000 यूनिट्स बेचे। उस वक्त स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल के कॉम्पिटिटर्स थे मोटो, ब्लैकबेरी और नोकिया। जहां ये कंपनीज कीपैड फोन्स लॉन्च कर रही थी, वहीं एप्पल ने टच स्क्रीन स्मार्टफोन लाकर पूरी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। आईफोन्स के आने से एप्पल की मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ने लगी और 2010 में आईपैड के लॉन्च के एक ही साल में एप्पल ने आईपैड से $19.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। 2009 में जहां एप्पल की मार्केट कैप $42.7 बिलियन थी, वहीं 2012 के खत्म होते होते ये मार्केट कैप $156.3 बिलियन पहुंच चुकी थी। आईफोन सेगमेंट एप्पल के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग था। मोर देन 55% ऑफ द रेवेन्यू आईफोन सेगमेंट से जनरेट होते थे और इसी कारण आईफोन से डिपेंडेंसी कम करने के लिए एप्पल ने सर्विसेज और वेरिएबल्स पर फोकस करना शुरू किया। अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई एप्पल वॉच और 2015 के सिर्फ सेकेंड क्वार्टर में ही 4.2 मिलियन वॉचेस सेल की गई। दोस्तों इस पूरे ग्रोथ के अलावा एप्पल द्वारा क्रिएटेड एप्पल सर्विसेज का इकोसिस्टम उसकी सक्सेस में मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है। एप्पल अपने यूजर की नीड्स को टारगेट करते हुए उन्हें अपने इकोसिस्टम में कैप्चर करता रहा है। एग्जांपल के तौर पे आईफोन ने प्रॉपर्ली सिंक होने वाली एप्पल वॉचेस यूजर्स को उनकी फिजिकल हेल्थ ट्रैक करने में हेल्प करती हैं और एयर ड्रॉप जैसे फीचर्स की मदद से एप्पल यूजर्स आईफोन, आईपैड और मैकबुक में एक अनबिलीवेबली फास्ट स्पीड में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एप्पल की इकोसिस्टम की वजह से 2016 में जहां सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनीज की मार्केट कैप $149.43 बिलियन और $44.09 बिलियन थी, वहीं एप्पल की मार्केट कैप $608.6 बिलियन टच कर चुकी थी। फिर 2018 में एंड एक्सेस प्रो के लॉन्च होने के कुछ वक्त बाद एप्पल 2 ट्रिलियन की मार्केट कैप भी क्रॉस कर चुका था। 2020 में लॉन्च हुए आईफोन 12 में एप्पल ने A14 चिप इंट्रोड्यूस की जो एप्पल की खुद की डिजाइन चिप थी। दोस्तों आज A14 चिप इंटेल जैसे मार्केट लीडर को ऑलमोस्ट सारे परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में बीट कर चुकी है। एक्सपर्ट्स एप्पल की इस चिप को इंटेल के लेटेस्ट i9 प्रोसेसर से भी ज़्यादा फास्ट बताते हैं।
और 2020 में ही आए मैकबुक एयर M1 ने तो पूरी लैपटॉप इंडस्ट्री को ही कैप्चर कर लिया है। इसमें यूज हुई एप्पल की रिवॉल्यूशनरी M1 चिप A14 से भी ज़्यादा फास्ट थी। ये लैपटॉप बाकी प्रीमियम लैपटॉप्स को तो कॉर्नर कर ही चुका था और उसके साथ ही साथ इंटेल को भी बहुत पीछे छोड़ चुका था। फिर उसके बाद लॉन्च हुए iPhone 13 Pro और न्यू एप्पल सर्विसेज की वजह से आज 2022 में एप्पल $2.9 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली सबसे बड़ी टेक कंपनी बन चुका है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2022 के एंड तक $3 ट्रिलियन भी क्रॉस कर लेगा। दोस्तों, $2.9 ट्रिलियन तक का सफर तय करना एप्पल के लिए इजी नहीं था। 1985 में स्टीव के रिजाइन करने के बाद एप्पल का डिक्लाइन शुरू हो गया था। इस दौरान विंडोज की डोमिनेंस मार्केट में बढ़ने लगी थी। बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होना एप्पल की सबसे बड़ी नाकामी बन गई थी और इसी के चलते 1997 में स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस लाया गया, जिन्होंने कंपनी को वापस उसके ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लाने का काम किया। यदि एप्पल द्वारा फेस्ड दूसरे मेजर चैलेंजेस की बात की जाए तो ईयर 2016 में एप्पल को फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यूरोपियन यूनियन के कंपटीशन कमिश्नर मार्गरेट वेस्टेजर ने आयरिश गवर्नमेंट को एप्पल से बैक टैक्सेस में $14.5 बिलियन प्लस इंटरेस्ट रिकवर करने का ऑर्डर किया। कमिश्नर ने यूरोपियन यूनियन कोर्ट में कहा कि आयरलैंड एप्पल को इलीगल टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। जहां आयरलैंड का कॉर्पोरेट टैक्स 12.5% है, वहीं वो एप्पल से 0.003% या उससे भी कम टैक्स ले रहा है। लेकिन 2020 में EU कोर्ट ने इस ऑर्डर को ये कहते हुए एन्यूल कर दिया दैट कमीशन फेल्ड to prove that the Irish government had given tech giant Apple any tax advantage। दोस्तों, इस इंसिडेंट की बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 1991 में एप्पल के CEO जॉन स्कूली ने आयरलैंड में बेस्ड एप्पल सेल्स इंटरनेशनल से जनरेट हो रहे रेवेन्यू पर ज़्यादा टैक्स सेव करने की सोची थी। एप्पल ने आयरलैंड गवर्नमेंट से कहा कि हमारा रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से ड्राइव होता है और आयरलैंड बेस्ड सब्सिडरी कंपनी एप्पल सेल्स इंटरनेशनल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आयरलैंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से बन रहे रेवेन्यू पे ही टैक्स क्लेम कर सकता है। दोस्तों, उस वक्त आयरलैंड की सिलिकॉन वैली कही जाने वाले कॉर्क में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर और प्रॉफिट मेकर एप्पल था और इसी रीजन से आयरलैंड एप्पल को लूज नहीं करना चाहता था। आयरलैंड ने एप्पल के समझौते को मंजूरी दे दी। एप्पल सेल्स इंटरनेशनल यानी कि ASI में जनरेट हुए रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आयरलैंड के एग्रीड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हेड ऑफिस में रिलोकेट हो जाता था। दोस्तों, 2011 में एप्पल सेल्स इंटरनेशनल का रिकॉर्डेड प्रॉफिट 16 बिलियन यूरो था, लेकिन आयरलैंड गवर्नमेंट ने इसमें से 50 मिलियन यूरो ही टैक्सेबल कंसीडर किया और एप्पल से अराउंड 10 मिलियन यूरो टैक्स लिए, जो कि पूरे प्रॉफिट का मात्र 0.05% था और 2014 तक ये रेट 0.005% तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि एप्पल आयरलैंड एग्रीमेंट के कारण ये लीगल भी था। यूरोपियन यूनियन के इस $14 बिलियन फाइन के साथ एप्पल एक और बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था और वो था US चाइना ट्रेड वॉर। इस ट्रेड वॉर के कारण 2019 में आईफोन्स की सेल्स चाइना में काफ़ी गिरती हुई नजर आई। एप्पल की मार्केट कैप जो अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन हो चुकी थी, वो अब गिरकर $700 बिलियन हो गई थी। ये एप्पल के लिए एक बड़ा झटका था और इससे भी ज़्यादा बुरा तो तब हुआ जब US ने $200 बिलियन वर्थ ऑफ चाइनीज गुड्स पर 10 to 25% का टैरिफ लगा दिया। टिम कुक ने खुद व्हाइट हाउस जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और उन्हें कन्विंस किया कि एप्पल US में 2.4 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करता है और एस्टिमेशन है कि 2023 तक एप्पल $300 बिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। टिम कुक अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कारण चाइना मैन्युफैक्चर्ड आईफोन्स को उस लिस्ट से बाहर रखने में कामयाब हुए। एप्पल अकेली ऐसी कंपनी थी जिसे US ने ये प्रेफरेंस दी थी। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। US चाइना से अपनी राइवलरी के कारण एप्पल जैसी कई बड़ी कंपनीज को फोर्स कर रहा है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से मूव करके वापस US में या किसी और कंट्री में शिफ्ट करे। लेकिन चाइना से बाहर आना एप्पल के लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्पल का सबसे बड़ा सोर्स आज चाइना है और वहाँ एप्पल 10,000 से भी ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। पर US के कांस्टेंट प्रेशर के चलते एप्पल ने इंडिया और वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, एप्पल ने अपने सप्लायर फॉक्सकॉन का प्लांट चेन्नई में सेटअप कर आईफोन SE की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है एंड विद ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इट स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आईफोन 11 एंड 12 इन द सेम प्लांट। एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स फॉक्सकॉन और विस्टर्न जो इंडिया में आईफोन बनाते हैं, उन्होंने आईफोन असेंबलिंग में 75% का इंक्रीमेंट 2021 में रिपोर्ट किया था। आईफोन की प्रोडक्शन में ये इंक्रीज इंडियन गवर्नमेंट के इंसेंटिव प्लान का हिस्सा है।
जो स्मार्टफोन के लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एप्पल की शुरुआत हुई और किस तरह एप्पल की डोमिनेंस टेक इंडस्ट्री में बढ़ती रही। आज एप्पल की मार्केट कैप वर्ल्ड में 186 कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है, जिसमें इंडिया, रशिया, यूके, कनाडा, इटली और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अपनी सक्सेस को मेंटेन रखने के लिए एप्पल के लिए जरूरी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कांस्टेंट यूजर सेंटर्ड इनोवेशंस लाता रहे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इतनी बड़ी मार्केट कैप एक्वायर करने के बाद किसी भी कंपनी के लिए सस्टेन करना एक चैलेंजिंग टास्क है। और दोस्तों टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ एप्पल ने हर बार अपने कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल किया है, जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में एप्पल की ये डोमिनेंस बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जीएस3 के इकोनॉमिक्स सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द स्ट्रेटजी इंडिया कैन ऑप्ट टू प्रमोट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एंड विद दैट क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।